आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आलेर इनकाउंटर पर अमजदुल्ला खान ने हुकूमत पर तनकीद की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान खालिद ने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर कहा कि 2015 में आलेर में जो 5 लड़कों का फर्जी एनकाउंटर किया गया था, उन पुलिस वालों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि हिंदी फिल्मों की तरह स्टोरी बनाकर वो 5 लड़कों को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। 2015 में आलेर में 5 बच्चों का जो एनकाउंटर हुआ था, उनके साथियों का तीन साथियों का नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है उन तीनों को। उसी ताल्लुक से हम जो है अमजदुल्ला खान साहब जो MBT के स्पोक्समैन हैं, उनसे कुछ राय लेने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं अमजदुल्ला खान साहब से। देखिए, इशू ऐसा है कि तकरीबन मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में मुसलसिल मक्का मस्जिद की बम धमाके के बाद में जो पहला साल आया, पहली बरसी आई उसकी, तो एक वाकया पेश आया था। 17 मई 2009 के दिन एक होमगार्ड को मार दिया गया था जिसका नाम के बालास्वामी था, और एक को जख्मी किया गया था जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। 17 मई 2019 के दिन आपके फलकनुमा, तो इसको बोलते कि फलकनुमा फलकनुमा फायरिंग केस नाम था एक केस का, जिसमें पहले फलकनुमा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद में ऑक्टोपस को केस दिया गया था, और उसके बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक केस दिया गया था। दूसरा फिर तीसरा जब साल आया 2010, तो 4 मई 2010 के दिन फिर एक वाकया पेश आया था जो शालीबंडा फायरिंग केस के नाम से मशहूर था। शालीबंडे में वी रमेश नामी कांस्टेबल को गोली मार के हलाक कर दिया गया था। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में एक केस हुआ था जो 16 जनवरी 2003 के दिन, जिसका नाम जो यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट के करीब में एक ई सेवा सेंटर को लूटा गया था। उसके अंदर कई लाख रुपए उसमें से लूटे गए थे। तो उसका नाम था, वो केस चदरघाट पुलिस स्टेशन में ई सेवा रॉबरी केस बोल के नाम था। चंद दिन के बाद में पुलिस की ऑक्टोपस जो टीम नई फॉर्म की गई थी कि दहशतगर्दों के खिलाफ में लड़ने के लिए, तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश पुलिस जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, ये ऑक्टोपस वालों ने कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया, जिसमें से सैयद वक़ार अहमद जो ओल्ड मलकपेट के रहने वाले हैं, सैयद अमजद अली जो रियासत नगर मोइनबाग का रहने वाला लड़का था, मोहम्मद जाकिर जो चंद्रायन मुट्टा बंदलागुड़े का रहने वाला, डॉक्टर हनीफ जो मशीराबाद का एक लड़का रहने वाला, मोहम्मद रियाज खान ये आपके मोइनबाग रियासत नगर का, मोहम्मद अब्दुल सईद, और एक उत्तर प्रदेश का एक बच्चा था इजहार खान, और इसके अंदर एक गैर मुस्लिम लड़के को विनोद कुमार साहू बोल के डाला गया। और ये 3 केसेस को एक साथ यानी स्पेशल पहले ऑक्टोपस वाले चलाए, बाद में 3 केसेस को आपके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग चलाए केस को। जिस वक्त इन लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी, खास तौर पे वक़ार अहमद के वालिद का ये कहना था कि मेरा लड़का ऐसे कोई केस में मुलविस नहीं है, और इनके सैयद अमजद के, मोहम्मद जाकिर के, डॉक्टर हनीफ के तमाम लोग ये बोल रहे थे कि हमारे बच्चे, यानी केस में ऐसे लोगों को डाला गया था जो एक या दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, और हमेशा की तरह जैसा मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किए तो जो फिल्मों की एक कहानी लिखते, तो वैसे ही एक कहानी बनाई गई कि ये लोग जो है तहरीके गलबे इस्लाम TGI बोल के एक तंजीम बनाकर ये ई सेवा सेंटर को लूटे। ई सेवा सेंटर को लूटने के बाद में ये लोग उत्तर प्रदेश गए, जाके कुछ हथियार खरीद के ये चार्जशीट में जो लिखा गया वो बता रहा हूँ। तो तकरीबन ये तीनों केसेस में अलग अलग विटनेसेस थे। इसके अंदर ये विटनेसेस में जो है तो तकरीबन 30 विटनेसेस इसके अंदर हॉस्टाइल हो गए थे। हॉस्टाइल यानी
या तो मुलजिम को नहीं पहचान सके या आके ये बोले कि हम पुलिस की जबरदस्ती में हमारे को विटनेस बनाया गया था। बाद में तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना सरकार आई, टीआरएस की हुकूमत आई। टीआरएस की हुकूमत आने के थोड़े दिन के बाद में जबकि वक़ार अहमद के वालिद और वक़ार अहमद जाके नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट पे जहां पर केस चल रहा था, जज को एक रिटर्न दरखास्त दिया कि मेरे लड़के को जान का खतरा है और इनको यहाँ पर पहले चंचलगुड़ा जेल में रखे, फिर वहां से शिफ्ट करके चारलापल्ली जेल लेके गए, फिर इनको यहाँ से शिफ्ट करके वरंगल की जेल में रखे। तो रोजाना इनकी जब पेशी चलती थी, वरंगल से इनको यहाँ पर लाया जाता था और फिर वरंगल वापस लेकर जाते थे। वरंगल यानी जेल से निकल के वरंगल लाए जब तक इन बच्चों को मारा जाता था बस में, इनके साथ गाली गलौज इनके मुंह पे थूक दिया जाता था। जो पुलिस स्कॉट पार्टी थी और बारहा ये बोलते थे कि तुम हमारे पुलिस वालों को मारे, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में रिटर्न तहरीर में जज के सामने ये दिए कि हमारी जान को खतरा है। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन में इनके वालिद जाके दरखास्त डाले कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है वहां पर। लेकिन ये जब केस का यानी 48 में से 30 के विटनेस हो गए थे, 30 या तो हॉस्टाइल हो गए थे या तो जीरा में टूट गए थे। तो इन बच्चों की जो पैरवी है, एक हमारे मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट, आसिफ अली एडवोकेट और दीगर लोग इसकी पैरवी कर रहे थे। तो 7 अप्रैल 2015 के दिन यानी जब इनको वरंगल की जेल से निकाल के इनको ला रहे थे, आलेर के मुकाम पर इनको रोक के इनका एनकाउंटर कर दिया गया, इन बच्चों को मार दिया गया। अब जो आप तस्वीर देखेंगे एनकाउंटर के बाद में, जो तस्वीर आप देखेंगे तो ये वक़ार की तस्वीर है। इसमें हाथ में हथकड़ी है और एक हथकड़ी जो है सीट को बांधी हुई है। तो आप मुझे बतलाइए कि एनकाउंटर के बाद में जब पुलिस का प्रेस स्टेटमेंट आया, ये बोलकर आया कि ये बच्चे जो है भागने की कोशिश करे, हम रोके तो पुलिस के स्कॉट पार्टी के ऊपर हमला किए। तो मैं आपको ये बात वाजे बतलाना चाह रहा हूं कि ये लोग जो है हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स थे। ये लोग हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स को जब जेल से निकाल के कोर्ट तक लाते या कोर्ट से फिर जेल तक लाते, तो सामने कंसर्न जो भी एरिया से वो लोग गुजरते, सामने जो है कंसर्न इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उनको स्कॉट करता। अगर वरंगल से निकल के नामपल्ली तक आए तो जितने पुलिस स्टेशन लगते इनको स्कॉट करते और साथ में स्पेशल पार्टी साथ में रहती। गाड़ी में जो नए जो व्हीकल्स आए उसमें इनबिल्ट कैमरा है जो हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स को लग जाते। इनके हाथ को हथकड़ी और इनके पैर को भी हथकड़ी रहती ताकि ये लोग नहीं भागना बोलकर। और जब तक अदालत में ये लोग रहते तो कंसर्न वहां का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या कंसर्न एसीपी खुद वहां पर मौजूद रहता, टास्क फोर्स मौजूद रहती, इनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता। यहां तक ये अगर हाई सिक्योरिटी मुलजिमीन अगर पानी भी पीना चाह रहे हैं तो जज से इजाजत लेके पानी ही पिलाते उनको। अगर वो लोग बाथरूम के लिए भी जाना, पेशाब के लिए भी जाना चाह रहे हैं तो भी इनको जज से इजाजत लेना पड़ता। तो इनकाउंटर के बाद में ये आया कि ये लड़के पेशाब करना चाह रहे थे, हम गाड़ी रोके, ये उतर के भागने की कोशिश करे बोल के एक फिल्मी स्टोरी के वैसा इनकाउंटर की स्टोरी बना दी है। ठीक है, इनकाउंटर होने के बाद में 5 लड़कों का इनकाउंटर हो गया इसमें, जिसमें वक़ार अहमद, सैयद अमजद अली, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर हनीफ और रियाज खान, ये 5 जनों का इनकाउंटर हो गया। 5 जनों का नहीं, इजहार खान सॉरी, A7, A1, A2, A3, A4 और A7 का इनकाउंटर हो गया। इजहार खान क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसकी बॉडी उत्तर प्रदेश को भिजा दिए। इनकाउंटर होने के बाद में उस वक्त में जो तेलंगाना टीआरएस के मुस्लिम कायदीन थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब थे, ये सब लोग खामोश रह गए। और केसीआर साहब ये बोले कि मैं एक कमेटी डाला हूं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसकी रिपोर्ट। आज 2 साल हो गया इनकाउंटर होके, तकरीबन 7 अप्रैल 2015 के दिन इनकाउंटर होगा। 2015 से 16, 16 से 17 आ गई। अभी तक वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ना एक मरतबा साइट विजिट करी, ना एक मरतबा जितने ऑफिसर्स को अपॉइंट किए थे वो सब लीव लगा के चले गए वो। अब उसके बाद में ये हुआ कि क्योंकि 5 आदमी मुलजिमीन को एनकाउंटर में मार दिए गए थे, बाकी के मुलजिमीन के ऊपर अदालत की कार्रवाई चल रही थी। तो सबसे पहले जो है कि ये जो 17 मई 2009 के दिन जो ये बालास्वामी का और आपके बालास्वामी जो कांस्टेबल को गोली मारी गई थी और राजेंद्र प्रसाद को जिसको इंजर्ड किया गया था,
जो फलकनुमा पे जो फायरिंग केस हुआ था, इसका फैसला आया 14 सितंबर 2016 के दिन। सेकंड एडिशनल एमएसजे राधा कृष्णा मूर्ति जज ने एक तारीख साथ फैसला देते हुए तमाम को बाइज्जत बरी करार दिया। तमाम को बाइज्जत बरी, यानी 121 वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, 302 मर्डर, ये बोल दिया कि जो चार्जशीट जो डाली गई थी या जो सिट की तरफ से विटनेस है, पूरे विटनेस टोटली हॉस्टाइल हो गए बोल के इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। फिर दूसरा जो मुकदमा इनके ऊपर था कि वी रमेश कांस्टेबल को गोली मारने का, जो 4 मई 2010 के दिन जो वाकया पेश आया था, जो शालीबंडा फायरिंग केस के नाम से मशहूर था वो केस, उसके अंदर भी 7th एडिशनल एमएसजे यानी एससी नंबर 475 ऑफ 2011 में, उसमें भी ये पूरे मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया, यानी दूसरे फैसले में बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2 दिन पहले एक जो मलकपेट में जो ई सेवा राबरी केस हुआ था, तो उसका वो केस का नाम ही रखे थे कि वकार अहमद मलकपेट ई सेवा राबरी केस। तो उसके अंदर जो है एससी नंबर 440 ऑफ 2011, ये वाकया हुआ था 16 जनवरी 2003 के दिन। 2 दिन पहले यानी 8 तारीख के दिन ये फैसला आया और आपके नामपल्ली 7th एडिशनल एमएसजे तमाम मुल्जिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये बात वाजे हो गई कि अगर ये लोग जो जिनका फर्जी एनकाउंटर में मार दिए गए, या तो पुलिस को मालूम था कि ये लोग बाइज्जत बरी होने वाले हैं, हमको शर्मिंदगी होगी, हमको अवाम के सामने, जमहूरियत के सामने हम जो बच्चों को केस में डाले थे तो उनको अगर बाइज्जत बरी, क्योंकि 48 में से 30 विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे, 1 आध महीने में केस खत्म होने वाला था, ये 5 मासूम बच्चों को ले जाकर शहीद कर दिए, इनको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। आज की तारीख तक भी केसीआर साहब की हुकूमत की तरफ से इसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। और हाई कोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 एनकाउंटर हुए थे उस दिन, ये आपके 7 अप्रैल 2015 के दिन, आप लोगों को याद होगा। एक जो है शेषाचलम में, आंध्रा में, जो लकड़ी का स्मगलिंग करने वालों को तकरीबन 30 आदमी को मार दिए गए थे। सेम डे यहाँ पर तेलंगाना में 5 आदमी को मार दिए गए थे। हाई कोर्ट जो है वो जो शेषाचलम में, आंध्रा में जिनको मारे, उनके ऊपर सख्ती करते हुए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट, यानी रोजाना उसकी पैरवी हो रही है। लेकिन आलेर एनकाउंटर के ऊपर जो पिटीशन गया है हाई कोर्ट में, आज की तारीख तक वो वकील साहब को इंटरेस्ट नहीं है और ऐसा अदालत में भी कोई केस नहीं चल रहा है। अब बात यह है कि अब जबकि ये लोग तीनों केस में बरी हो गए, तो अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वाकई अखिलियती दोस्त चीफ मिनिस्टर हैं और जो टीआरएस में मुस्लिम लीडर है, जितने भी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब से लेके बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर साहब है, जो अखिलियती कायदीन की एक पल नहीं जाती चीफ मिनिस्टर के तारीफ करते हुए, उनका मुंह नहीं सूखता, तो मेरा उनसे मुतालिबा है कि आप लोग जाके चीफ मिनिस्टर से मिलिए, मिलके बोलिए कि साहब ये पूरे बच्चे 3 केसेस में अदालत से बाइज्जत बरी हो गए, वो 5 भी जिंदा रहे तो होते थे, ये एनकाउंटर फर्जी है या वाकई रियल स्टोरी एनकाउंटर है, इसके ऊपर हमारे को तहकीकात करवाई जाए। हमारा मुतालिबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, शुरू दिन से, जब से ये बच्चे गिरफ्तार हुए और उसके बाद से जो एनकाउंटर हुआ, क्योंकि हम देखे हुए हैं कि मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में तकरीबन 160-170 बच्चों को गिरफ्तार करे, कोलेट्रल केसेस में डाले उनको, बाद में 18 महीने बच्चे जेल में रह के बाइज्जत बरी हो गए। तो हमको मालूम है कि ये बच्चे बेगुनाह थे, ये बच्चों के साथ इनके साथ जुल्म हो रहा। और एनकाउंटर होने के बाद में सबसे पहले और वाहिद मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी जमात थी जो इसके खिलाफ में आवाज उठाई। हम जलसा करे, आलेर एनकाउंटर के खिलाफ में जलसा करे तो हमारे ऊपर एक केस बुक करे। बेचारे अबू आसिम आजमी साहब यहाँ के तो कई सर भर के कायदीन है, लेकिन किसी ने आज की तारीख तक उनके मकान पर जाके पुरसा नहीं दिया, या ऐवान असेंबली में या ऐवान पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठाई। बल्कि अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर है, गोवंडी के एमएलए, यहाँ पर हैदराबाद आके 5 इनके मकान पर गए और जिनको मदद करना था, डॉक्टर हनीफ की अहलिया को तकरीबन 3 लाख रुपए दिए, और दूसरे इजहार खान जो उत्तर प्रदेश में जिसकी वालिदा अलील है, जिसके वालिद अलील है, उनको जाकर 1 लाख रुपए दिए, और इम्तिया हमारे इजहार जो मोहम्मद जाकिर की वालदा को जाकर उनके घर पे पैसे दिए। और IUML के उस वक्त के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेचारे मरहूम जन्नत नसीब
जो है ऐवान पार्लियामेंट में इसके ऊपर आवाज उठाए। तो आज जब ये तीनों अदालतों का फैसला आ गया, मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से टीआरएस की हुकूमत केसीआर साहब से, केटीआर साहब से हमारा मुतालिबा है कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से, क्योंकि हम सीबीआई का मुतालिबा नहीं कर सकते, लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर सेंट्रल इंटेलिजेंस का हाथ है बच्चों को मरवाने के अंदर, तो अगर आप सीबीआई का मुतालिबा करेंगे तो सीबीआई जो है आजकल नरेंद्र मोदी, सीबीआई का रिमोट जो है नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में है, तो इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। स्टेट का कोई सीआईडी इसकी तहकीकात अगर करेंगी तो, क्योंकि अब पुलिस भाई फिर ये केस को दबा दिया जाता है। मेरी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कि अगर आप वाकई अक़लियती दोस्त है, आप तेलंगाना के मुसलमानों को कमजोर मत समझिए कि तेलंगाना का मुसलमान वक्तिया सबर कर रहा है, खामोश है। मुसलमान जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकता है और जिसे चाहे उसे तख्त से उलट सकता है। कांग्रेस जो है बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस थी, 10 साल कांग्रेस को इख्तियार से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस के पीरियड में गिरफ्तारी, टीआरएस के पीरियड में बच्चों का फर्जी एनकाउंटर में कत्ल। तो ये दोनों को हम सबक सिखाएंगे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में टीआरएस को भी अक़लियती वोट से कम, मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता कि आप इख्तियार से हाथ धोएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मुसलमानों के वोट से हाथ धो देंगे। हर मुसलमान जब वोट देने जाएगा तो ये विखार की जो तस्वीर है उसके सामने आ जाएंगी। ये जो बच्चों को कत्ल किया गया, इनको जो मारा गया, ये जो मासूम बच्चों को आने वाले 2019 इलेक्शन में अगर टीआरएस हुकूमत हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगी तो मेरा दावा है कि कोई गैरतमंद मुसलमान जब वोट डालने जाएगा तो ये, क्योंकि कल के दिन किसी के साथ भी हो सकता है, कोई मेरे भाई के साथ हो सकता, आपके भाई के साथ हो सकता। जितने टीआरएस के अक़लियती कायदीन हैं, जहां पर भी आप लोगों को मिलेंगे उनसे गुजारिश करिए, टीआरएस के एमएलए से, एमएलसी से, चेयरमैन से, मेयर, डिप्टी मेयर, जो भी आप जाइए उनसे गुजारिश करिए। मेरा आवाम से मुतालिबा है कि आप जाइए उनसे गुजारिश करिए कि इनको इंसाफ दिलाइए। अगर आप इनको इंसाफ दिलाएंगे तो हम समझेंगे कि वाकई ये सेकुलर हुकूमत है। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।